बापू फिर तुम लौट के आना, बकरी तुम्हारी मर गई बापू, टूट गई है लाठी। गावला दूध में पानी डाले, खाए खेत तलाटी, बापू फिर तुम लौट के आना। अगर मुस्लिम हो तो आतंकवादी हो जाता है, सरदार जी हो तो खलिस्तानी हो जाता है। आदाब अर्ज़ है, आई न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, मुल्क में बढ़ती हुई बेरोज़गारी, गिरती हुई इकनॉमी और लोगों का गुस्सा और सड़कों पर किसानों का आ जाना, मुल्क के सियासी पार्टी जो हुकूमत में है उनका रवैया, ये सारी बातों को लेकर कहीं ना कहीं मुल्क के किसानों में, नौजवानों में कहीं ना कहीं मायूसी नज़र आ रही है। क्या ये मायूसी जायज़ है या ऐसा कुछ नहीं है? जिस तरह के कई मीडिया हाउसेस हमको ये बता रहे हैं कि सब चंगा है, सब ठीक है, और कुछ लोग बताते हैं कि नहीं, ये आने वाले वक्त के लिए, हमारे देश के लिए ये सारी बातें ठीक नहीं हैं। इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ है जाने माने, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, आप लोग बाखूबी उन्हें जानते हैं, जनाब शेषराव चौहान साहब, जिन्होंने कई किताबें लिखी है, कई किताबों के ऑथर है, और वो अपनी एक अलग नज़र रखते हैं सियासत पर, सियासी हालात पर और मुल्क पर। हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। सर, आपने हमें वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर यू ऑल्सो। सर, जिस तरह हमने कहा भी कि मुल्क के जो हालात है, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, हमारी माशी हालात ख़राब होती जा रही है, हमारे किसान आज सड़कों पर है, किसानों को मूल भाव नहीं मिलता है, और नौजवान कहीं ना कहीं मायूस है, और हमारा कई मीडिया हाउसेस है जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो सब बताता है कि सब कुछ ठीक ठाक है, सब अच्छा है। इसको आप किस तरह देखते हैं? नहीं, ये सब इशू जो आपने रेस किए हैं ना, इसको एक इस एंगल से देखना चाहिए कि ये सब क्यों हो रहा है और इसके पीछे मकसद क्या है। ये इशू जो है पॉलिटिकलाइज्ड किए जा रहे हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी इन इश्यूज़ को अपने फ़ायदे के लिए या अपने वजूद के लिए एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। जैसे अब आप हाल ही का देखिए किसानों का मसला। दिल्ली में जो लाखों की तादाद में किसान जमा हुए हैं, गवर्नमेंट ने एक कानून किया है, वो कानून इन लाखों किसानों को मंजूर नहीं है। लेकिन जो गवर्नमेंट आज चल रही है, इसको अगर बहुत ही डिस्पैशनेटली और ऑब्जेक्टिवली और इन प्रिंसिपल, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के बैकग्राउंड में देखें तो ये सब डिक्टेटरशिप हो रही है। डेमोक्रेसी में जो कलेक्ट द ओपिनियन, कलेक्ट द पीपल एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू देयर ओपिनियन, एक जनरल प्रिंसिपल जो है, वो जनरल प्रिंसिपल आज कहीं दिखाई नहीं देता। कोई किसी भी पार्टी को लीजिए, हम जो चाहते हैं, पॉलिटिकल बॉसेस जो चाहते हैं, वो कैसा लोगों पर थोपा जा सकता है, यही देखा जा रहा है। और इसलिए ये सब प्रॉब्लम जो है, इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय इनके नाम पर इसको आगे रख कर इसको अनसॉल्वेबल, न सुलझाने वाले, हल नहीं होना, बल्कि इसको मल्टीप्लाई करके एक लोगों को अपनी तरफ खींचने की एक चाल इसके पीछे है। लगती है भी नहीं बोलता मैं, है, ये मेरा ठाम मत हुआ है। समझे? अब एम्प्लॉयमेंट कर लीजिए। एम्प्लॉयमेंट कोविड की वजह से असर ज़रूर हुआ है, समझे, लेकिन कोविड को थोड़ी देर बाजू रखिए आप। कोविड पहले एम्प्लॉयमेंट की क्या हालत थी? गवर्नमेंट ने जो एम्प्लॉयमेंट देने के प्रॉमिसेस किए थे, वो कितने पूरे हुए? एम्प्लॉयमेंट का रेशो जो है, नंबर जो है, कम होने के बजाय बढ़ा है, ये देखना चाहिए।
रिपोर्ट्स के मुताबिक बढ़ता जा रहा है। गरीबी के बारे में पूछोगे तो गरीब गरीब होते जा रहे हैं, अमीर अमीर होते जा रहे हैं। आज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर आप हिंदुस्तान में देखेंगे तो 80-82% लोग ये गरीब है। इनके पास जितनी संपत्ति है उसको कौन ये कर रहा है? ये 27 मैक्सिमम 27-25% लोगों के पास इन सब की 85% की संपत्ति जो है जमा हुई है। और असल रूलर्स ये 27% है। ये है गवर्नमेंट जो है, इनके नो गवर्नमेंट कैन फंक्शन विदाउट देयर कोऑपरेशन एंड विदाउट देयर सपोर्ट। ये फैक्ट है। ये फैक्ट है। ये फैक्ट है। अभी मैं आप आने के आए तब एक यशवंत सिन्हा की किताब पढ़ रहा था जी। उन्होंने जो अपने एक्सपीरियंसेस लिखे हैं। यशवंत सिन्हा जैसा लर्नेड IAS सीनियर IAS ऑफिसर पॉलिटिक्स में आने के बाद, बिकॉज ही कुड नॉट अकोमोडेट विथ इंडस्ट्रियलिस्ट एंड द मीडिया, जैसे ही हैज़ बीन लीडिंग ए मिजरेबल लाइफ। ये हालत है। तो वर्चुअल जो रूलर्स है आज, वर्चुअल रूलर जो है ये क्लास वर्चुअल रूलर्स है। नहीं सर, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी जब हम कहलाते हैं, अब डेमोक्रेसी में भी हमारा वर्ल्ड में जो नंबर है पीछे पीछे जा रहा है वो, तो जिस तरह का सिस्टम हमारे पास पिछले आज़ादी के बाद से लग चुका था, उस सिस्टम को कहीं ना कहीं रोक कर या तब्दील करने की ये कोशिशों का एक नतीजा है जो कुछ आज हमारे सामने आ रहा है। और एक समाज में जो बेचैनी है, समाज में हम देख रहे हैं, हालांकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कोई बेचैनी नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन एक बेचैनी क्या आप भी देख रहे हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और ये चलती रहेगी, बल्कि मल्टीप्लाई होती रहेगी जब तक जो है अनएथिकल फैक्टर पॉलिटिक्स में रहेगा और बढ़ता रहेगा। आप बताइए ना मुझे, कौन से एथिकल कैनन्स पर या मोरालिटी पर गवर्नमेंट या पॉलिटिकल पार्टीज चल रहे हैं? ये जो कॉम्प्रोमाइज़ है, बीजेपी इज़ कंसिडर्ड टू बी ए वेरी एथिकल पार्टी, और इसके स्थापना के समय वाजपेयी ने खुद ये कहा था कि भाई आवर पार्टी विल बी ए पार्टी विद डिफरेंस, वी विल बी फॉर इंडिया, we will build India, there will not be personal consideration, there will not be, you see, unethical compromises. आज क्या हो रहा है जी? सब अनएथिकल। पार्टी से लोग लिए जा रहे हैं, उनको पार्टी में लिया जा रहा है, उनको पोजीशन दिए जा रहे हैं, समझे, और जो बेचारे सिंसियर है उनको बाजू रखा जा रहा है। दो आदमियों की पार्टी कहला रही है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। नेशनल लेवल पर अगर आप देखें तो दो भी नहीं, एक ही। मोदी इज रनिंग द होल शो। सर, जो ये पार्टी जब आई थी 6 साल पहले अपने हुकूमत में, तो बहुत सारे इशू थे। बाबरी मस्जिद इशू था, मुस्लिम पर्सनल लॉ इशू था, और अभी उन्होंने जो एक नया इशू लेके आया NRC और इसका, वो एक इशू है। बाबरी मस्जिद का इशू सॉल्व हो गया। अब इनके पास कोई इशू नहीं है, तो क्या अब ये वक्त नहीं है कि अब हमारे जो इकोनॉमिकली हम जो लोग पीछे जा रहे हैं, हमारे नौजवान जो बेरोज़गार हो रहे हैं, इन लोगों को तरफ देखा जाए, या फिर वही राग हिंदू मुस्लिम करके ये कब तक चलेगा? और इसका जो है तो क्या परिणाम होगा आगे चल के? इसका परिणाम यही होने वाला है, ये बढ़ाया जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्व करना अगर चाहें तो प्रॉब्लम इस देश में बहुत आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। इसलिए सॉल्व हो सकते हैं कि इस देश में जितने रिसोर्सेस है, नेचुरल रिसोर्सेस और रिसोर्सेज जितने हैं, और मैन पावर जितनी है यहाँ, ये रिसोर्सेज और मैन पावर का अगर सही ढंग से इस्तेमाल किया गया तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने की दिल से इच्छा चाहिए। अगर प्रॉब्लम्स को आपको अपने पॉलिटिकल एक्सपेंशन के लिए यूज़ करना है तो आप बताएंगे एक,
लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे और करना नहीं चाहेंगे, समझे। तो ये ऐसा ही चलते रहेगा, समझे। अब इसके लिए कैसा है कि ये अगर आपको चेंज करना है तो ये 1 साल 2 साल 4 साल में नहीं होगा, लेकिन एक प्रोसेस अगर इसका शुरू किया गया तो एक 10 साल के पीरियड में जो है इस देश का पूरा पिक्चर बदल सकता है, अगर करना चाहे तो। अगर करना चाहे तो वो कैसे मुमकिन है? मुमकिन यही है कि आप पॉलिटिक्स, वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स चलाइए, पर्सनल कंसिडरेशन, पार्टी कंसिडरेशन, मैनिफेस्टो आपका जो होगा वो होगा, उसके अनुसार कीजिए। लेकिन सिर्फ पार्टी हमारे बढ़ाना है और जो अपोजिशन में हमको विरोध करते हैं उसको ख़त्म करना है, ये अगर नज़रिया रखे तो ये सॉल्व नहीं हो सकता। आपको अब आप महाराष्ट्र का उदाहरण लीजिए ना जी, दूर मत जाइए, महाराष्ट्र का उदाहरण लीजिए। महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी कायम हुई है, ये महाविकास आघाड़ी के जो 3 यूनिट्स है कोएलिशन में आए हैं, ये तीनों के जो है प्रिंसिपल कहाँ एक है? नहीं है। कांग्रेस राष्ट्रवादी एक हद तक ठीक है, मिलते जुलते, लेकिन शिवसेना, राष्ट्रवादी और कांग्रेस ये तो एक दूसरे के डायमेट्रिकली अपोजिट पार्टीज़ हैं। लेकिन ये डायमेट्रिकली अपोजिट पार्टीज जो है आज एक हुए हैं। क्यों एक हुए हैं? केवल सत्ता, 2 फैक्टर इसमें किए हैं। मैंने वो लेटेस्ट जो मेरी बुक आई है उसमें मैंने लिखा भी है कि यहाँ किसी एक पॉलिटिकल लीडर का, अगर आप नाम चाहे तो नाम भी बोलता हूँ, शरद पवार का मोदी और अमित शाह ने ह्यूमिलेशन किया। ह्यूमिलेशन इस हद तक किया कि उसकी कोई सीमा नहीं रही। उस ह्यूमिलेशन का बदला लेने के लिए शरद पवार ने ये महाविकास आघाड़ी यहाँ कायम की और बीजेपी को महाराष्ट्र में सत्ता नहीं कायम करने देंगे, ये सिर्फ था। फिर इसके लिए जो भी करना है वो करने की तैयारी की और उसमें से महाआघाड़ी निर्माण हुई। बीजेपी 105 मेंबर होते हुए बाहर रही, इन्होंने अपनी एक मेजॉरिटी बनाई विथ ऑल सॉर्ट्स ऑफ कॉम्प्रोमाइजेज, एथिकल एंड अनएथिकल, आज गवर्नमेंट बनाई। सर ये बात वहाँ पर मुमकिन हो सकती है जहाँ पर स्टेट का एक अपना शरद पवार जैसा लीडर हो या शरद पवार जैसी सोच रखने वाला, ऊंची सोच रखने वाला लीडर अगर हो तो ये सब पॉसिबल है। अगर हम बिहार में देखेंगे तो बिहार में का जो नतीजे आए हैं, हालांकि इतना सारा था, लोग बिहारी मजदूर कोसों दूर से पैदल चलकर बिहार वापस गए, उन्हें बहुत सारी तकलीफ़ उठानी पड़ी और सारे मीडिया हाउसेस जो बता रहे थे कि इनको नहीं मिल सकती मेजॉरिटी, उसके बावजूद लोगों ने उन्हें वोट दिया। तो नाराज़गी अगर देखा जाए तो नहीं लगती वीर? नहीं, ऐसा नहीं है। बिहार का उदाहरण आपने लिया ना, नीतीश कुमार जी, नीतीश कुमार और बीजेपी के क्या ताल्लुकात थे इलेक्शन के पहले? नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ कोएलिशन गवर्नमेंट बनाई, राइट। बाद में उनमें अनबन हुई, डिफरेंसेस हुए, बीजेपी छोड़ दी। अब इलेक्शन के समय फिर बीजेपी ने नीतीश को करीब किया, नीतीश ने बीजेपी को कवर किया और सत्ता कायम की। अब इसमें आप जो लोगों का ये कह रहे हैं, लोगों की हालत ऐसी है, देखिए वोटर्स हमारे पास कॉन्शियस हुए ज़रूर है जी, लेकिन वोटर्स को किसको गिराना और किसको चुनकर लाना ये समझ में आया है। यहाँ इस हद तक हमारी डेमोक्रेसी मैच्योर हुई है, लेकिन इनको गिराने का तंत्र मालूम है, गिराना किसको, लेकिन लाना किसको, अल्टरनेटिव नहीं है। और वो अल्टरनेटिव नहीं होने की वजह से उनको फिर एक मोमेंटरी, जिसको कहते हैं मोमेंटरी, जो हवा पैदा करेगा, समझे, उस हवा में वो चले। ये नहीं चाहिए, फिर कौन चाहिए? तो ये अल्टरनेटिव है। तो बिहार में तो था ना सर, इतना अच्छा वेलकम था उनको, इसका लालू जी का बेटे थे। ये दोनों के एक होने के बाद जो है उसकी ताकत कम पड़ी, समझे।
उसकी ताकत कम हुई, और ये दोनों ने फिर अपने अपने जो कुछ पॉलिटिकल क्या बोलते हैं उसको, तंत्र है, मोडस ऑपरेंडी है, उसका इस्तेमाल किया। लोग अभी भी देखिए यहाँ का साहब, आवर मासेस आर वेरी इनोसेंट, भोले लोग हैं, बहुत भोले लोग हैं। इनको जो वर्गलाएगा उसके पीछे जाते हैं, सेल्फ डिसीजन नहीं कर सकते। सर आपकी बहुत बारीक नज़र होती है हमारे हिंदुस्तान के सियासत पर, तो आपने बहुत सारी किताबें भी लिखी है, सियासत को बहुत नज़दीक से देखा है, समझा है और लिखा भी है, और लोग आपकी बात को मानते भी हैं। आपके हिसाब से बंगाल में क्या होने जा रहा है? नहीं देखिए, जो पॉलिटिकल सीनियर वहाँ डेवलप किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, ख़ास तौर से आप अगर अमित शाह के भाषण अगर सुनेंगे तो अगर ये फोर्सेस, निगेटिव फोर्सेस जिसको बोलते हैं, ये निगेटिव फोर्सेस अगर मोबिलाइज करने में अगर बीजेपी कामयाब हुई तो इनकी गवर्नमेंट वहाँ आ सकती है। लेकिन उसूलन अगर देखें तो ममता बनर्जी जो काम कर रही है, समझे, वो अगर ऑब्जेक्टिव कंसिडरेशन से अगर इलेक्शन हुए, फेयर इलेक्शन होने दो, जो होगा होगा, फेयर इलेक्शन हुए तो ममता बनर्जी आएगी। लेकिन अब देखिए ममता बनर्जी के एमपीज़ बोले, एमएलए बोले, उनको फोड़ने का चल रहा है, इसमें लिए जा रहे हैं, समझे नहीं। तो फेयर इलेक्शन अगर होते हैं तो फेयर इलेक्शन में अभी वे बंगाल में ममता बनर्जी की गवर्नमेंट आ सकती है। लेकिन अनफेयर मोडस ऑपरेंडी अगर इस्तेमाल की गई तो मुझे मुश्किल लगता है। सर इससे पहले भी ऐसी हुकूमतें दुनिया में आई है जिन्होंने सारे सेक्टर्स को अपने हाथ में लेकर अपनी तरह से हुकूमत की। यहाँ पर भी हमें हिंदुस्तान में भी वही नज़र आ रहा है। हमारा जुडिशल सिस्टम, हमारे जो बड़े बड़े इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ है, हमारे बैंक्स वगैरह, इस तरह के ये सारे हाथ में लेकर चल रही हैं। तो इस तरह की सियासत किसी भी डेमोक्रेसी की सेहत के लिए कितनी ख़तरनाक हो सकती है? मुश्किल है जी। जब तक जो है, जब तक ऑब्जेक्टिव इसलिए मैं हमेशा एक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव से मेरा मतलब ये है कि इन प्रिंसिपल जो है किसी भी इश्यू को कंसिडर करना चाहिए। लेकिन इन प्रिंसिपल हमारे पास इश्यूज बहुत कम कंसिडर होते हैं। एक्सट्रानियस फैक्टर जो तो कहते हैं, वो एक्सट्रानियस फैक्टर जो है लाकर उनके अतराफ सबको जो है घुमाया जाता है और पब्लिक ओपिनियन मोल्ड भी की जाती है। तो ऐसे हालात में जब तक हमारा यूथ जो है, अगेन आई कम टू दैट, माई होप इज़ यूथ ऑफ द कंट्री, समझे नहीं, ये यूथ जो है जब तक मोबिलाइज और ऑर्गेनाइज नहीं होता और ये प्रतिकार नहीं करता, तब तक उम्मीद मुझे बहुत कम लगती है। यहाँ खान साहब, ये फर्स्ट जनरेशन से कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं, उम्मीद इनसे। लेकिन इनको भी क्या किया जा रहा है, आप देख रहे हो, आप सोसाइटी में मुझसे ज़्यादा आप फिरते हैं। ये यूथ जो है पॉलिटिकल जिस पार्टी में है, इनमें भी एक फैक्टर अब जो है इतना तेज़ी से बढ़ रहा है कि इनके सामने भी लालच जो है रखी जा रही है। इनको भी पैसे ये वो इतने अमीर दिए जा रहे हैं कि ये भी शॉर्टकट के पीछे लगे हैं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द यूथ ऑफ दिस कंट्री आर पैसिव। उनको लगता है कि जो चल रहा है वो गलत है और इसमें चेंज होना चाहिए। लेकिन इनकी मेजॉरिटी जो है पैसिव मेजॉरिटी है और एक्टिव मेजॉरिटी जो है वो निग्लिजिबल है। दे आर एक्चुअली इन माइनॉरिटी। लेकिन निगेटिव मेजॉरिटी जो एक्टिव बनी है, ये निगेटिव मेजॉरिटी के सामने ये पैसिव मेजॉरिटी जो है ये हतबल हो रही है। इनको दबाने में, इनको क्या करने में, अगर इनको सपोर्ट अगर मिल गया, मैंने देखा है
मैंने देखा है, ये शरद पवार के किताब के रिलीज़ के बाद मैंने देखा है कि कई यूथ्स मेरे पास आए, कम से कम 1000 एक यूथ तो मुझसे आकर मिलकर गए, और हमको कोई ऐसा गाइड करने वाला चाहिए, हम करने के लिए तैयार है, लेकिन इनको इसको इस नज़रिए से गाइड करने वाला, सपोर्ट करने वाला नहीं है। दैट इज़ वाई आई हैव ऑलवेज बीन सीइंग दीज डेज कि भाई आप जो वेल मीनिंग है, वेल मीनिंग लोग आप बहुत कम रहे हैं, बहुत कम रहे हैं, लेकिन जो कुछ भी है 5% 10% जो भी परसेंटेज है, इन्होंने अगर एक कॉन्सनट्रेटेड एफर्ट जो किए इन यूथ को मोबिलाइज और ऑर्गेनाइज करने का, तो एक फेयर निर्माण हो सकता है कि अरे नहीं, अब जो है हमको विरोध होने वाला है और इनको जो है एक तो संभालना चाहिए, या हमको हमारे एक्टिविटीज़ जो है उसको प्रिंसिपल पर लाना चाहिए। विरोधियों को तो सर का अगर मुस्लिम हो तो आतंकवादी हो जाता है, सरदार जी हो तो खालिस्तानी हो जाता है, और दूसरे तो लेफ्टिस्ट हो जाते हैं, इस तरह के तो नाम दे दिए जाते हैं। नहीं, अब तो देखो ना, अब एक दो टर्म जो है बहुत ही पॉपुलर हो किए जा रहे हैं। कौन से दो टर्म? हिंदुत्व एंड माइनॉरिटीज़, हिंदुत्व एंड माइनॉरिटीज़, समझे। अब ये हिंदुत्व के नाम पर जो चलने वाला है, समझे, इसको अगर रोका नहीं गया और बाय चांस, मुश्किल है लेकिन बाय चांस ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ ब्रूट मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन अगर अमेंड की गई और उसमें सेक्युलरिज्म निकाला गया और हिंदू राष्ट्र रखा गया, तो यू कैन इमेजिन व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, यू कैन इमेजिन व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। माइनॉरिटीज विल बी नो वेयर। आज भी वो कहते हैं, अभी मैं जो किताब लिख रहा हूँ उसमें वही कह रहे, माइनॉरिटीज़ का उनका ये कहना है कि माइनॉरिटी शुड असिमुलेट विथ हिंदूस, वेदर दे आर क्रिश्चियन और दे आर मुस्लिम्स और दे आर सिख्स और दे आर पारसीस, दे शुड असिमुलेट, और यहाँ इनका कल्चर उनको अपनाना चाहिए। नहीं, ये इस थिंकिंग पर अब सब सर जस्ट हम ये इमेजिनेशन कर ले कि ठीक है हिंदू राष्ट्र बन जाता है जिस तरह के आज गवर्नमेंट चाह रही है, तो क्या उसके बाद हिंदू नौजवान या हिंदू लोग, हिंदू नस्ल के जो लोग हैं, हिंदुत्व को मानने वाले, वो आराम से ज़िंदगी गुजारेंगे, उन्हें सब कुछ वो मिल जाएगा जो आम जिंदगी में चाहते हैं लोग? नहीं, वो होगा या नहीं होगा इसका कोई सवाल ही नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। एक बार आपने सेक्युलरिज्म निकाल दिया और हिंदुत्व कॉन्स्टिट्यूशन में लाया, तो आप कानून वैसे बनाएंगे, और उन कानून बनने के बाद जो है उस पर अमल करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो पेनल जो है, अभी आपका जो लव जिहाद का चल रहा है जी, वीपी ने कानून किया ही है ना, ऑर्डिनेंस निकाल कर कानून किया है। खट्टर जो है हरियाणा, वो भी करने जा रहे हैं, वो चल रहा है। कर्नाटक में इज इन ऑफिंग, समझे नहीं। तो ये करने के बाद आप करते रहिए क्या करना है, लेकिन हमको जो करना है हम कर रहे हैं। इस हालत में क्या होगा? अगर गुड इंटेंशन, किसी भी योजना के बारे में गुड इंटेंशंस है तो उसमें भलाई है, लेकिन आपके अल्टीरियर मोटिव्स ही जो है वो कुछ और है, और वो आप जो है हासिल करना चाहते हैं, तो वो हासिल करने के लिए आप जो हथकंडे करना है वो करते रहेंगे, तो वेलफेयर का सवाल ही कि नहीं आएगा। वेलफेयर का सवाल नहीं आएगा। सर वक्त कमी है, हम आपसे विदा लेने से पहले आप जो महसूस कर रहे हैं और आप नौजवानों को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं हमारे चैनल के थ्रू? प्लीज़ हमारे नौजवानों को जो हमको देख रहे हैं किस तरह का मैसेज देना चाह रहे, किस तरह उन्हें होना चाहिए नौजवान? नहीं, मैं नौजवानों को यही कहता हूँ कि भाई आप में सोचने समझने की सलाहियत है, आप में जनरेशन गैप है। अब ये जनरेशन गैप आपकी आज की सोच और समझ, इसको सामने रखते हुए जो चल रहा है उसको बदलने के लिए आगे आइए। बदलना मुश्किल नहीं है। महात्मा गांधी अकेले आदमी ने इस देश में बदल
लाया है। अगर आपकी एक कलेक्टिव ताकत एक होती है तो ये कलेक्टिव ताकत जो है इन ए कोर्स ऑफ टाइम इस देश का पूरा पिक्चर बदलेगी, न सिर्फ पिक्चर बदलेगी बल्कि रेवोल्यूशन लाएगी। आज जो चल रहा है वो 90% 80% ख़त्म हो जाएगा। तो ये हासिल करने के लिए आप मैदान में उतरिए, ये मेरा मैसेज। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अब आपने वक्त दिया। जिस तरह सर ने कहा है कि नौजवानों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हालात बदलना है तो नौजवानों को आगे आना होगा। मुल्क की आज़ादी में जो हमारे पुरखों ने कुर्बानियाँ दी और जिस डेमोक्रेसी को लेकर हम 70-75 साल के तक हम गुजार रहे हैं, उस डेमोक्रेसी को कायम रखने के लिए हमें फिर से एक लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। गांधी जी जो फ़लसफ़ा हमारे ज़िंदगी के लिए, हमारी कौम के लिए छोड़ गए हैं, उस फ़लसफ़े को फिर से याद करने की और अमल करने की ज़रूरत है। मैं चलते चलते एक दो लाइन जो मुझे याद आ रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि बापू फिर तुम लौट के आना, बापू फिर तुम लौट के आना, बकरी तुम्हारी मर गई बापू, टूट गई है लाठी, गावला दूध में पानी डाले, खाए खेत तलाटी, बापू फिर तुम लौट के आना। नाज़रीन, अगले हफ्ते ऐसे ही किसी मेहमान के साथ हम आपकी मुलाकात करवाएंगे आई न्यूज़ चैनल में। हमारा मकसद लोगों की अलग अलग राय आप लोगों तक पहुंचाना और हमारे मुल्क के, हमारे शहर के, हमारे स्टेट के लिए जो कुछ अच्छा हो सकता है, हम लोग छोटी सी कोशिश हमारी ये जारी रहेंगी। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, खुदा हाफिज़, नमस्कार।